आप लोग कैसे हैं? आज मैं दोबारा कुल मिला के कहीं ना कहीं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। अभी संविधान का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि कुछ टॉपिक चल रहे हैं। मैंने सोचा था कि बहुत दिनों से हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटी में भी थोड़ा सा आप लोगों को कुछ जानना जरूरी है। और बड़ी बेताबी है लड़कों में कि कुल मिला के सर रेगुलर क्लास होना चाहिए, लाइव क्लास होना चाहिए। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि बहुत जल्दी मैं कुल मिला के कहीं ना कहीं लाइव क्लास आने वाला हूं। रेगुलर कुल मिला के हम लोगों की क्लासें, एक ऑनलाइन मेरी क्लास जो है परमानेंट कुल मिला के पॉलिटी और हिस्ट्री पर चलेगी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस तो मेरी रेगुलर चलेंगी, लेकिन आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो क्लास है कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंचे। मेरी ये सोच है कि कुल मिला के कहीं ना कहीं हजारों लड़कों के अंदर वो चीज़ें जो हैं जो पढ़ाई जा रही हैं वो पहुँचें। गांव में, कस्बों में, शहरों में, छोटे कस्बों में जो लोग किसी कारण से शहरों की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों तक भी कुल मिला के कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहुंचना चाहिए। और इसीलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस मेरे क्लास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे उन लोगों तक भी कुल मिला के वो चीज़ें पहुंच सकें और तब जो है मैं कुल मिला के रेगुलर और लाइव क्लास शुरू कर सकूंगा। क्योंकि अभी मान के चलिए कुछ सीमित लोगों को मैं पढ़ाऊं और जिनको मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूं तो वो भी ठीक नहीं है। तो मेरी ये सोच है कि कुल मिला के व्यापक रूप से कुल मिला के लड़कों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए और इसी उद्देश्य से थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं। मैं आज संविधान के कुल मिला के उस जगह पर आया हूं, थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं, जिसका नाम ही है कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यह संविधान का दर्पण है, मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर है। क्या खूबसूरत संविधान कुल मिला के हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने बनाया। बड़ा गर्व होता है कि कुल मिला के कितनी मेहनत उन लोगों ने की। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान को बनाने में हर वर्ग, हर तबके का कुल मिला के ख्याल रखा गया। मैं नमन करता हूं उन लोगों को जिन्होंने कुल मिला के कहने के लोकतंत्र का कुल मिला के या लोकतंत्र की ऐसी पवित्र पुस्तक हम लोगों तक पहुंचाई। हम लोग धन्य हैं कि हम लोग इस प्रकार का संविधान पाए और उस संविधान के अनुसार आज कम से कम कुछ नहीं तो 26 जनवरी 1949 ही मान लें तो 70-72 साल से कुल मिला के हमारे देश की व्यवस्था बड़ी कायदे से चल रही है, तरीके से चल रही है। और हमें गर्व है कि कुल मिला के हिंदुस्तान का जो संविधान है इतने बड़े विधि विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया। आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और मैंने अभी कहा कि संविधान में कुल मिला के उन सभी लोगों का ख्याल रखा गया है जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। सबको न्याय मिलना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि संविधान में सबसे पहले मैं कुल मिला के कहीं ना कहीं उस विषय पर आना चाहता हूं जो संविधान का प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है। क्योंकि आप मानकर चलिए कि ये प्रियम्बल, ये प्रस्तावना संविधान की बैकबोन है, रीढ़ है। संविधान का कहने के निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये मूलभूत ढांचा है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं एसआर मुंबई मामले में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसीलिए मैं इस विषय पर कुल मिला के आज मैं आना चाहता हूं। हम लोग धन्य हैं कि कुल मिला के मैं फिर इस बात को करूंगा कि हमें एक ऐसा संविधान हमारे विधि विशेषज्ञों के द्वारा मिला। और इस संविधान में कुल मिला के जो प्रस्तावना है उस पर उद्देशिका बार बार शब्द आएगा। मैं अभी थोड़ा बताऊंगा कि उद्देशिका कोई प्रस्तावना क्यों कहा गया है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का कहीं ना कहीं यही विचार था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाने के पीछे यही सोच थी कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पंडित नेहरू जब संविधान सभा में इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाए तो उसके पीछे यही सोचे कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं वो संविधान हम किस प्रकार का हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, वो संविधान का स्वरूप कैसा होगा, उस संविधान का ढांचा कैसा होगा।
हमें किस प्रकार के संविधान की आवश्यकता है, वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहीं न कहीं रखा गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब कुल मिला के संविधान सभा में रखा गया तो यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय प्रस्तावना का आधार बना है, क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारत की प्रस्तावना का निर्माण हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की प्रस्तावना जो है, या संविधान की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना कहीं न कहीं उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसीलिए प्रस्तावना को कहीं कहीं उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। और स्वाभाविक रूप से कुल मिला के अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो संविधान में सबसे पहले ही लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कितनी बड़ी बात है, विश्वास, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता की भी बात की गई है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने रखने वाली इस बंधुता को बढ़ाने के लिए क्या गजब का कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल है यार, कि हर चीज इसमें रखी गई है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला कुल मिला के कहीं वो बंधुत्व की भावना हो। इस तरह की सोच कुल मिला के हमारे प्रियम्बल में है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं इस प्रियम्बल से आगे आपको लेकर जाना चाहता हूं। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो प्रियम्बल के 4 तत्व हैं, 4 एलिमेंट हैं। पहला है कुल मिला के कि कहीं ना कहीं संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, क्योंकि अभी आप देखिए कुल मिला के इसमें पहली बात लिखा गया है, हम भारत के लोग। स्पष्ट रूप से कर दिया गया कि निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक देश है, किसी राजा महाराजा के कुल मिला के यह देश नहीं है। तो संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। इस संविधान के अधिकार में भारत की जनता ही सुप्रीमो है, जिसमें मैंने पहला कहा कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो संविधान के अधिकार का सबसे बड़ा स्रोत है भारत की जनता। क्योंकि स्पष्ट कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कितनी बड़ी बात है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में 26 जनवरी 1949 को एतद इस संविधान को अंगीकृत भी करते हैं, अधिनियमित भी करते हैं और आत्मार्पित भी करते हैं। मैं अब इस पर डिस्कस करूंगा। तो मैंने अभी कहा कि संविधान के आधार यानी संविधान के अधिकार का अगर स्रोत अगर आता है, पहला पॉइंट मैंने कहा तो पहला पॉइंट है भारत की जनता। यानी स्पष्ट कर दिया गया कि भारत की जनता सर्वोपरि है, सर्वोच्चता भारत की जनता में निहित है, पहली चीज। अब दूसरा तुलना के कहने कहीं निश्चित रूप से इस दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर उस संविधान की प्रकृति क्या है, या यूं कह सकते हैं कि जो भारत है, जिस भारत का संविधान बन रहा है, उसकी प्रकृति क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेचर कैसा है। तो अभी मैंने क्या कहा, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी भारत की प्रकृति अब समझते जाइए, दूसरा एलिमेंट हो रहा है प्रकृति, नेचर। यानी हम भारत के लोग, ये तो अधिकार का स्रोत हो गया कि भारत की जनता सुप्रीमो है, प्रस्तावना ने कह दिया। लेकिन कुल मिला के कहने की प्रकृति, नेचर क्या है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जरा देखते जाइए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यानी ये जो पॉइंट है, ये कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारे भारत की प्रकृति है, नेचर है। संविधान विशेषज्ञों ने कहा कि मेरा भारत कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगी व्यवस्था, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। क्या गजब की बात की गई है यार इसमें। और उसको बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, अब आगे यहां पर बाद में करना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर दूं कि इसको और थोड़ा आगे हम लोग बढ़ाएं। तो मैंने अभी कहा कि एक तो स्रोत हो गया, अब कुल मिला के कहने की प्रकृति की बात किया जाए तो प्रकृति की बात अगर करते हैं कि कुल मिला के इस भारत कैसा होगा, तो पहला ही कुल मिला के लागे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी भारत में संप्रभुता,
हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी राष्ट्र देश पर निर्भर नहीं है, वो किसी का उपनिवेश नहीं है, आंतरिक मामले और बाहरी मामले में अपना स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, वो किसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संघ और संगठन का सदस्य बनने के लिए उसे कोई विवश नहीं कर सकता है। इस प्रकार से भारत कहीं न कहीं आंतरिक मामले में और वैदेशिक मामले में संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी की अधीनता में नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। यानी हमारे संविधान विशेषज्ञों ने पहला नेचर बताया कि भारत एकदम संप्रभु राष्ट्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम किसी आंतरिक और अपनी आंतरिक और वैदेशिक मामले में पूरी तरह से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार से संप्रभुता कुल मिला के इसका कहीं कहीं पहला नेचर है। इसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद दूसरा नेचर क्या हो गया? समाजवादी। क्या गजब की बात की है कि यार उन्होंने कहा कि कुल मिला के दूसरा जो नेचर है वो समाजवादी है। समाजवादी व्यवस्था भारत में स्थापित होगी, यानी उत्पादन और वितरण के साधनों का जो उत्पादन है या संसाधन जो राष्ट्र के हैं उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए जिससे राष्ट्र में असमानता की भावना स्थापित ना हो सके या राष्ट्र में असमानता ना हो। क्या गजब कि अरे भाई आप इंप्लीमेंट करो नहीं करो वो बात अलग है, लेकिन हमारे संविधान विशेषज्ञों ने तो हमें उपहार में बहुत कुछ दिया यार। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के संसाधनों का कुल मिला के इस प्रकार से व्यवस्था हो, इस प्रकार से उपभोग हो कि देश के अंदर असमानता स्थापित ना हो। समाजवाद का अर्थ यही है। भारत में कुल मिला के कहने के दो प्रकार के समाजवाद हैं, एक साम्यवादी समाजवाद और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है और लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सन 47 के पश्चात हम लोगों को कुल मिला के इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में आना पड़ा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत की समाजवादी व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान होगा। यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कुल मिला के कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र यानी मतलब सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लोग सहभागिता के साथ इस हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से समाजवाद के रास्ते पर ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट महोदय का भी कुल मिला के यही डिसीजन है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का ही अर्थ है कि इस देश के गरीबी को मिटाना, इस देश से विभेद को मिटाना, असमानता को समाप्त करना, शोषण को समाप्त करना। मेरा यह कहने का मतलब है कि समाजवादी व्यवस्था का जो कुल मिला के हमारे संविधान विशेषज्ञों ने कहीं कहीं जो स्वप्न देखा था उसमें एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं जो देश के संसाधन है उसमें इस प्रकार से कुल मिला के लोगों में वितरण हो जिससे किसी भी प्रकार का आर्थिक आधार पर असमानता स्थापित ना हो। और निश्चित रूप से सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस सरकार उन नीतियों पर चलने के लिए कुल मिला के प्रयास करती है और बहुत कुछ कार्य होता भी है। तो देखिए समाजवाद भी कुल मिला के कितना बढ़िया चीज लेकर आए कि कुल मिला के कहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतन करते रहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था को भारत में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर असमानता बढ़ गई तो निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र में असमानता जब बढ़ जाती है तो वहां क्रांति की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के निश्चित रूप से समाजवाद की बात की गई। यानी भारत में कुल मिला के लोकतांत्रिक समाजवाद है, या यूं कह सकते हैं कि भारत में कुल मिला के गांधीयन समाजवाद है। यानी गांधी के विचारधारा भी इसी प्रकार थी कि कुल मिला के आर्थिक संसाधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए। लगभग कुल मिला के यह काम कुल मिला के सरकारें करती आ रही हैं। तो हमने क्या कहा कि प्रकृति में कुल मिला के संप्रभुता की बात की, दूसरा समाजवाद की बात की, जरा समझिएगा। तीसरा क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक। यानी भारत की प्रकृति कैसी होगी? लोकतंत्र होगी। अब लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है जरा समझिएगा इस बात को। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है, क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता है, जो व्यक्ति है, वो शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है, जैसा कि हमको स्विट्जरलैंड में दिखाई पड़ता है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि मूलक। यहां की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वह प्रतिनिधि कुल मिला के असेंबली में जाते हैं और सर्वोच्च जो शक्ति है उसका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, या यूं कहते हैं असेंबली में पहुंचने के बाद देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। यानी सर्वोच्च सत्ता भारत की जो है उन प्रतिनिधियों में है जिनके द्वारा हम चुनते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं।
यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्लियामेंट और विधायिका में जाते हैं और देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि मूलक कहने के लोकतंत्र है, और उससे भी बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र हमारा है यार। क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक राष्ट्रपति शासन जैसा कि अमेरिका में देखने को मिलता है, और हमारा है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि कार्यपालिका उस संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अगर कार्यपालिका यानी सरकार कोई गड़बड़ करेगी तो संसद या विधायिका उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ले आएगी। वही संसद और विधायिका है जिनको चुनकर हमने कुल मिला के कहीं ना कहीं असेंबली में बिठा रखा है। इस प्रकार से भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है यार। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। आप देख लीजिए, सन 47 में हमसे एक जने अलग हुए थे, पाकिस्तान उनका नाम है, भूखों मर रहे हैं, न जाने कब सत्ता पलट जाए, न जाने कब प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाए, कब राष्ट्रपति फांसी पर चढ़ जाए। सन 47 से देख लिए, हमेशा वहां कू होता रहता है, तख्ता पलट हमेशा होता रहता है। लेकिन बाहरे भारत का लोकतंत्र, बाहरे भारत का संविधान, तेरी जय हो। क्योंकि हमारे यहां किसी का इतना साहस नहीं है कि हमारे लोकतंत्र में और हमारे संविधान के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। ये हमारे भारत की खूबसूरती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से समाजवादी बात हो गई, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक, और क्या चीज है जरा देखते जाइए कि कुल मिला के मेरे भारत की प्रकृति पढ़ा रहा हूं कि कुल मिला के कहने के संपूर्ण प्रभुत्व, यानी हम संप्रभु हैं, हम किसी की अधीनता में नहीं है, हम किसी को उपनिवेश नहीं है, अपना निर्णय आंतरिक और बाहरी मामले में लेने के लिए स्वतंत्र है। हम किसी भी संघ और संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर कोई, इंटरनेशनल स्तर पर कोई हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई हो, हमें कोई बाध्य नहीं करेगा कि हम जाएंगे, हमारी स्वेच्छा है। क्लियर। दूसरा मैंने क्या कहा, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुल मिला के संसाधनों का इस प्रकार से वितरण कि भारत के अंदर असमानता स्थापित ना हो। लोकतांत्रिक समाजवाद जिसकी मैंने चर्चा भी की, विभेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुल मिला के कहने की समाजवादी। एक और चीज छूट गई, पंथ निरपेक्ष, बड़ी सुंदर बात है। लोकतंत्र की बात मैंने अभी किया कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत एक कुल मिला के निश्चित रूप से लोकतंत्र है। और इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है भैया? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म या पंथ को आश्रय या प्रश्रय नहीं देगी। यानी सरकार का स्वयं का ना तो कोई पंथ है, पंथ मतलब धर्म है, मान लो यार वो एक ही चीज है लगभग, वो साला अलग करते हैं कि ये पंथ है ये धर्म है। तो सरकार ना तो किसी पंथ या धर्म को आश्रय देगी, ना किसी को बढ़ावा देगी, और दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ना किसी के खिलाफ, किसी पंथ या धर्म के खिलाफ जाएगी। यानी सरकार का कुल मिला के कहीं कहीं यह काम है कि सभी पंथ और सभी धर्मों को कुल मिला के बढ़ने का मौका दिया जाए। यानी भारत के अंदर रहकर सभी धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने कुल मिला के व्यवस्था को चला सकते हैं। इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष भारत है। मैंने अभी कहा कि भारत की सरकार कभी भी किसी भी पंथ या धर्म को कुल मिला के ना तो आश्रय देगी, ना भारत की सरकार का कोई पंथ या धर्म स्वयं का होगा। सभी लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने पंथ और धर्म का पालन करने का अधिकार है। बाहरे भारत और बाहरे भारत का संविधान, हिंदुस्तान में मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, जिसको हिंदुस्तान में कुल मिला के सुकून नहीं मिला, जिसको हिंदुस्तान में शांति नहीं मिली, उसको पृथ्वी पर कहीं भी सुकून नहीं मिल सकता है। जिसको लगता है कि भारत में हमको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो भाई साहब पृथ्वी पर अब इससे बड़ी जन्नत दुनिया में कहीं नहीं है। अब तुम पृथ्वी के लायक नहीं बने हुए हो, यही सोच लो। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। इस प्रकार से भारत दुनिया का स्वर्ग है यार। अमीर खुसरो साहब तक कह गए कि स्वर्ग का बगीचा है ये मेरा भारत, और इस भारत में जितनी शांति, सुकून और स्वतंत्रता है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। यहां भारत में सभी धर्म के लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अपने धर्म का पालन बड़े जो है ईमानदारी, बड़े कुल मिला के स्वतंत्रता पूर्वक सुकून के साथ करते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों में भी कुल मिला के इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसीलिए अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया।
कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। क्या गजब का कुल मिला के मेरा संविधान है, और क्या मेरे गजब के कुल मिला के हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं, जब मैं उनको नमन करता हूं। तो इसी प्रकार से पंथ निरपेक्ष की बात आई, लोकतंत्र की बात मैंने कह दिया कि भारत का लोकतंत्र कैसा है। अब्राहम लिंकन कहे गए थे कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, लेकिन कुल मिला के भारत का शासन निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। और मैंने कहा कि कुल मिला के संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे यहाँ है। गणराज्य की बात करें, गणराज्य क्या है? अरे भाई साहब, कुल मिला के हमारा देश तो गणराज्यों के कारण ही पहचाना जाता है। आप बिहार में चले जाइए, प्राचीन काल का इतिहास पढ़िए, भारत का सबसे शक्तिशाली और प्राचीन गणतंत्र अगर कोई था तो वैशाली के लिच्छवी थे। बहुत शक्तिशाली थे वैशाली के लिच्छवी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं निश्चित से गणराज्य का अर्थ होता है कि जो इसका सुप्रीमो है, जो इसका संवैधानिक प्रमुख है, वो वंशानुगत नहीं होगा, उसका निर्वाचन होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो चाहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो। हम अगर कहें तो भारत भी लोकतंत्र है, इंग्लैंड भी लोकतंत्र है, भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, इंग्लैंड में भी संसदीय व्यवस्था है, लेकिन इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का जो राजा है, जो सुप्रीमो है, वो वंशानुगत है। और जबकि हमारे यहां कुल मिला के जो संवैधानिक प्रमुख हैं, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, वो वंशानुगत नहीं हैं। 5 वर्ष के बाद उनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, भले वो री इलेक्ट दोबारा हो, लेकिन चुनाव के द्वारा उनको आना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि गणराज्य उसको कहते हैं जहां पर सुप्रीम जो व्यवस्था होती है वो चुनाव के द्वारा आती है, वंशानुगत नहीं होती है। ये आप समझ चुके हैं। तो कुल मिला के देखिए, भारत की प्रकृति के विषय में कितना खूबसूरत बात कही गई कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है हमारा भारत। ये भारत का पहला प्रकृति नेचर समाजवादी राज्य है, बिल्कुल पंथ निरपेक्ष है, बिल्कुल लोकतंत्रात्मक है, बिल्कुल गणराज्य है, बिल्कुल। तो इस तरह से कुल मिला के पहला चीज हमने क्या पढ़ा, भारत के अधिकार का स्रोत प्रस्तावना में कहा क्या गया है? तो भारत के अधिकार का स्रोत मैंने कहा भारत की जनता में निहित है। इस प्रियम्बल में स्पष्ट कहा गया कि सुप्रीमो पावर भारत है, अरे जनता है, भारत की जनता, हम भारत के लोग। और भारत की प्रकृति के विषय में मैंने कहा कि कुल मिला के निश्चित रूप से संविधान की प्रकृति क्या होगी, तो ये मैंने बताया। अब तीसरा है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि उद्देशिका लाई गई ना, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार का संविधान चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से अब हम आते हैं कि उद्देश्य, यानी संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, संविधान किन उद्देश्यों को लेकर बनेगा। तो आप देखिए महाराज, कितनी बड़ी बात की गई है। यहां तक तो बात हो गई, अब जरा समझ लीजिए, यहां तक तो बात अगर कर लिया जाए तो अब हम जरा यहां तक बात कर लें। यहां तक हमारी बात हो गई है बनाने के लिए, ये सब बातें हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। अब यहां से बात करते हैं, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहला उद्देश्य कि भारत के समस्त नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, यानी उद्देश्य में पहली व्यवस्था है न्याय। लेकिन कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। गजब की व्यवस्था है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए। यह संविधान के प्रियम्बल का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय कैसा? सामाजिक लेवल पर, सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना ना हो, धर्म, जाति, मूल, वंश, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। यह सामाजिक न्याय है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कुल मिला के भारतीय लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस सामाजिक कुल मिला के न्याय को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में कुल मिला के जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि कहीं न कहीं जाति, धर्म, वंश, मूल, स्थान के आधार पर भारतीय नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होगा। कितनी गजब की बात है, नहीं कि हमारे संविधान का उद्देश्य जो है, ये प्रियम्बल कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रियम्बल की जो भावनाएं हैं वो मौलिक अधिकारों में भी घुस रही हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक न्याय हमारा कैसा होना चाहिए कि किसी भी आधार पर भारत के नागरिकों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जाति, धर्म आधार के आधार पर, वंश, मूल, स्थान किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। देखिए कितनी बड़ी बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब जरा समझ लीजिए, आर्थिक न्याय है, ये तो सामाजिक न्याय की बात कर लिया। अब आर्थिक न्याय हम लोग, उद्देश्य क्या है? न्याय। आर्थिक न्याय बड़ी गजब की बात है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है साहब, और क्या है?
सरकार को इस प्रकार के कुल मिला के उत्पन्न और उत्पादन और वितरण या अन्य संसाधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे भारत में आर्थिक असमानता स्थापित ना हो पाए। ये आप जरा देखिए कि सामाजिक कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से न्याय तो मिले भारत के लोगों को, लेकिन आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। और इस आर्थिक न्याय के लिए डीपीएसपी यानी भारत का आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगा, उसमें भी अनुच्छेद 38 में यही बात की गई है। आर्टिकल 38 वहां भी आर्थिक न्याय की बात की जा रही है। इस प्रकार से कुल मिला के आर्थिक असमानता ना स्थापित हो, आर्थिक संसाधनों पर कुछ सीमित लोगों का कब्जा ना हो जाए, इस प्रकार से कुल मिला के कहीं ना कहीं भारत के सभी लोगों को कुल मिला के कहीं ना कहीं जीने का अधिकार हम कह सकते हैं। आर्थिक आधार पर कोई भारत का व्यक्ति शोषित ना हो जाए, यह कुल मिला के कहीं संविधान में इनके भावनाएं देखो महाराज। सुप्रीम कोर्ट जब भी डिसीजन देता है और कहीं मामला पेच फंस जाता है तो इसी प्रियम्बल को देखता है, इसी प्रियम्बल को झांकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बातें कम हैं लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ बहुत ज्यादा है। मैंने इसीलिए कहा कि यह संविधान का दर्पण है, आर्थिक न्याय मिले यानी भारत का कोई भी व्यक्ति आर्थिक मामलों में कमजोर ना हो, उसको भी कुछ राइट्स मिल जाए, उसको भी कुछ संसाधन मिल जाए जिससे वो अपनी जीविका को चला सके। तो सामाजिक, मैंने क्या कहा कि इस प्रकार से सरकारों से अपेक्षा इसमें है कि कुछ ऐसी नीतियां आए कि भारत के अंदर आर्थिक असमानता ना बढ़ पाए। तो आर्थिक न्याय की बात होगी, मैंने कहा अनुच्छेद 338 में भी यह बात की गई है। और थोड़ा सा आते हैं, सामाजिक न्याय बात हो गई, आर्थिक न्याय बात हो गई, और कौन सी है? राजनीतिक न्याय। नहीं, राजनीतिक न्याय भी चाहिए भैया, यानी कुल मिला के पॉलिटिकल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भारत के सभी लोगों को समान अधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति है अगर वयस्क है तो उसको मत का देने का अधिकार है। धर्म, वंश, जाति के आधार पर ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। हर व्यक्ति को राजनीतिक स्तर पर अपनी बात को कुल मिला के सुप्रीम स्तर तक पहुंचाने का राइट्स मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को कुल मिला के जो योग्य है, संसद के संविधान के मापदंडों के अनुरूप आता है, उसको कुल मिला के संसद में और विधायिकाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से बड़े पद पर जाने का अधिकार है। ये राजनीतिक न्याय के लक्षण है, ये राजनीतिक न्याय का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति जो संविधान में जो प्रावधान है अगर उनको कहीं न कहीं पूरा करता है तो व्यक्ति को कुल मिला के किसी भी प्रकार से राजनीतिक अधिकार मिलने में कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे मत देने की बात हो, मतदाता सूची में आने की बात हो, किसी राजनीतिक पद पर जाने की बात हो, किसी संवैधानिक पद पर जाने की बात हो। मेरा भारत का संविधान है यार कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर चाहेगा कुल मिला के उन मापदंडों को कहीं न कहीं मानेगा तो हिंदुस्तान के कुल मिला के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर जा सकता है। यह कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय की बात हो गई, आर्थिक न्याय की बात होगी, राजनीतिक न्याय यानी राजनीति के स्तर पर यह नहीं हो कि कुल मिला के तुम इस जाति के हो, इस वर्ग के हो तो तुमको कुल मिला के पद नहीं दिया जाएगा, तुम असेंबली में नहीं जाओगे, तुम विधायिका में नहीं जाओगे। कैसे हो सकता है यार? हिंदुस्तान के संविधान के विशेषज्ञों ने क्या सुंदर बात रखी है कि नहीं, समाज का जो पिछड़ा तबका है, गरीब तबका है, कमजोर तबका है, वंचित तबका है, आदिवासी तबका है, वनवासी तबका है, दलित सब तबका है, इसका भी प्रतिनिधित्व मेरे संविधान में होना चाहिए। यह राजनीतिक न्याय है, यह सामाजिक न्याय है, यह गजब की व्यवस्था है। मैं यह कहना चाहता हूं, और यह आर्थिक न्याय भी है, क्योंकि आर्थिक न्याय तो यही है कि उनको भी अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या उद्देश्य मेरे संविधान का? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी हर व्यक्ति को भारत के संविधान में अपने थॉट यानी विचार रखने का अधिकार है। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मैंने अभी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में दे दिया गया। पूर्ण रूप से कुल मिला के तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी आप देखिए कि मेरे संविधान के उद्देश्य कितने जबरदस्त हैं कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जा रहा है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार दिया रहा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। आप जब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19 जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आप जरा देख लीजिएगा, मैं मौलिक अधिकार में आऊंगा। यानी कि जो यहां बात कही गई है उसको फंडामेंटल राइट्स में भी लाया गया है, अनुच्छेद 19 में उसको शामिल किया गया। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और मैं आपको थोड़ा सी एक बात बताता हूं, 1917 की जो रूसी क्रांति हो रही है,
1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो रूसी क्रांति के भी 3 आधार थे। हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए। 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन जब आप पढ़ते हैं, जो लेनिन के नेतृत्व में हो रहा है, तो वहां भी सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है और राजनीतिक न्याय की बात है। ये 3 कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसी प्रकार से मैंने कहा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में 19 में देखा है या देखेंगे। और थोड़ा सा क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, गजब की बात है भैया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी अवसर की समता, अनुच्छेद 14 से 18 फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि आप जरा देखिए कि कुल ना के कहीं ना कहीं अवसर की समता, अनुच्छेद 14 से 18। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है, धर्म, जाति, मूलवंश, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 16 में क्या है, अरे भाई साहब, लोक उपक्रमों में यानी सरकारी उपक्रमों में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर का अधिकार मिलेगा। तो अवसर की समानता यानी राइट ऑफ इक्वलिटी तो मेरे संविधान की सबसे खूबसूरत चीज है यार, क्योंकि मेरे संविधान विशेषज्ञों ने देख लिया कि सन 47 से पहले बड़ा शोषण नीचे के तबके को लोगों का हुआ था। इसीलिए प्रियम्बल में इसको लाया गया कि कुल ना के कहने के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो मिले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तो मिले, लेकिन प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उनका कुल ना के कहीं ना कहीं राइट ऑफ इक्वलिटी से जिए, विधि के समक्ष समानता होना चाहिए, अवसर की समक्ष समानता होनी चाहिए, धर्म, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, आर्टिकल 17। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको भी ध्यान रखा गया, समता का अधिकार। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसी प्रकार से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में 3 ही लक्ष्य थे, 3 ही उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? हमें समानता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए और हमें बंधुत्व के रास्ते पर चलेंगे, ब्रदरहुड। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में भी वही बात की गई है कि कुल ना के कहीं उपासना और स्वतंत्रता और इस प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और आ जाइए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता, कितनी बड़ी बात है जरा समझ लीजिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये बंधुता है ब्रदरहुड। यानी हमारे संविधान का एक उद्देश्य बंधुता भी है। बंधुता का मतलब हम भाईचारे की भावना के साथ इस राष्ट्र के अंदर रहेंगे और सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब इस राष्ट्र की धरती पर भाई भाई हैं और इस राष्ट्र के विकास में, इस राष्ट्र के डेवलपमेंट में और इस राष्ट्र की सुरक्षा में सब लोग मिलकर हम अपने जीवन की आहुति तक दे देंगे। ये बंधुता आई कहां से? ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत के लोगों का जो हृदय है, जो उनकी आत्मा है, वो भले हम कितना भी कुलना के डिफरेंसेस, मतभेद कर लेंगे, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, नेशन की बात आएगी, तो हम सब भाई भाई हैं, हम सब कहीं ना कहीं बंधुत्व की भावना से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और हिंदुस्तान के संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, जरा समझिए यार, तो ये एकल नागरिकता तुमको क्या दे रहा है? कश्मीर का व्यक्ति भी भारत का निवासी है और कन्याकुमारी का व्यक्ति भी भारत का निवासी है, बंगाल का व्यक्ति भी भारत का निवासी है और गुजरात का व्यक्ति भी भारत का निवासी है। तो ये सब आपस में फिर कुल ना के एकल नागरिकता क्या सिद्ध कर रही है कि हम सब एक ही ना है, हम सब एक ही राष्ट्र के हैं, तो हम सब भाई न हैं। एकल नागरिकता मेरे संविधान विशेषज्ञों ने रखकर हमने हमारे अंदर ये बंधुत्व की भावना को जगाने रखने का प्रयास किया। क्या गजब की व्यवस्था है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की थोड़ी सी बात कर लें तो मौलिक कर्तव्य जो 51 क में आएगा, मैं आपको बताऊंगा, उस मौलिक कर्तव्य में भी एक बात की गई है, क्षेत्रीयता। आप जरा ध्यान रखिए, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे क्षेत्रीयता हो, भाषाई आधार हो या कोई और वर्ग विभेद हो, इन सबको पीछे रखकर हमको बंधुत्व को कुल मिला के आगे रखने का प्रयास करना चाहिए। गजब की व्यक्ति है कि हम धार्मिक आधार पर भले बटे रहें, क्षेत्रीय आधार पर भले अलग रहें,
भाषाई आधार पर सब अलग रहें, अन्य वर्ग विशेष के आधार पर भले अलग रहेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा बंधुत्व है। इससे पहले हमारे बंधुत्व की भावना कोई नहीं कि इसमें इन आधारों पर, इन आधारों से अलग होने के बाद भी भारत में कुल ना के बंधुत्व की भावना, ब्रदरहुड की भावना को आगे रखने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारा मौलिक कर्तव्य कह रहा है। और मेरा तो यही मानना है कि चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सब धर्म पीछे हैं, मेरा राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। और यही राष्ट्र धर्म की अगर सोच रहेगी तो हम चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी ईश्वर को माने, किसी भी भाषा को स्वीकार करें, किसी भी संस्कृति को स्वीकार करें, किसी भी क्षेत्र में रहें, लेकिन हम सब एक हैं। और यह राष्ट्र धर्म ही कुल ना के कहीं के विश्व बंधुत्व यानी कि भारत में बंधुत्व की भावना को हमेशा जगाता रहेगा। यह अपने आप में, मैंने क्या, मेरे संविधान विशेषज्ञों ने आप देखिए आपको कहां छोड़ा है, सब जगह कुल ना के आपको जोड़ने की बात कर रहे हैं, सब जगह आपके विकास की बात कर रहे हैं। ये प्रियम्बल देखने के पश्चात तो लगता है यार कि कोई धाम हमने कर लिया, किसी तीर्थ यात्रा पर हम जा चुके हैं। क्या गजब की कुल ना के उन विचारों ने कुल के कितनी मेहनत करके हमको दिया। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूं, अगर हमको संविधान नहीं मिला होता तो कुछ लोगों ने हमको नोच कर खा गए होते। यह संविधान का ही भय है उन लोगों के लिए कि हिंदुस्तान का वंचित, शोषित, उपेक्षित लोगों को कुल ना के इस संविधान से आशा है कि कुल ना के संविधान जब तक रहेगा हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, यह संविधान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के उपेक्षित, वंचित लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अस्त्र है, बहुत बड़ा वेपन्स है, बहुत बड़ी आशा है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस आशा के आधार पर ही उनका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विकास थोड़ा बहुत जो हो रहा है तो हो रहा है। यह आप मान कर चलिए। मैं यही कहना चाहता हूं, आज देखिए कि हमको संविधान मिला है, फिर भी हिंदुस्तान में कितना जबरदस्त शोषण है। ये सब कुछ मिलने के क्या संविधान विशेषज्ञों की गलती थी? नहीं, संविधान विशेषज्ञों ने अपने विचारों ने मेहनत करके, बाबा साहब अंबेडकर या उनके साथ जो लोग थे, बड़ी मेहनत करके इस संविधान को गढ़ा है। लेकिन बात की कुल ना के कुछ लोगों ने कुल ना के इस संविधान में कमियां नहीं बनाई, कमियां तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस संविधान को सही हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं किया। यदि इस संविधान को कुल ना के सही हिसाब से लागू कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में शोषण एक दिन में समाप्त हो जाए, हिंदुस्तान में समानता पूरी तरह से स्थापित हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुल ना के निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के उपेक्षित, वंचित लोगों की आशा का यह केंद्र है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। यही एक उनकी आशा का केंद्र है, मैं आपको कहना चाहता हूं। तो इस प्रकार से आप देखिए कुल ना के, मैंने अभी कहा कि संविधान के कुल ना के अगर थोड़ा सा हम लोग इस विषय को लेकर अगर बात करें तो संविधान की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो पहला है भारत की जनता। दूसरा कि संविधान के कुल ना के इस भारत की प्रकृति क्या कही गई है, तो भारत की प्रकृति जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। यह भारत की प्रकृति के विषय में हमारे विशेषज्ञों ने कहा। इस संविधान के उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। कुल ना के कहने की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए, जिससे वो भी अपनी बात को आगे तक पहुंचा पाए। यदि वो अपनी बात को स्वतंत्रता, अपनी उनको बात कहने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो उनका शोषण तो हमेशा होता रहेगा। तो इस प्रकार से उनको ये राइट्स दिया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कहीं न कहीं निश्चित रूप से उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको समता का अधिकार दिया गया है, जैसा कि हम अनुच्छेद 14 से 18 राइट ऑफ इक्वलिटी में पढ़ेंगे, मैं आगे बताऊंगा। और कुल ना के कहीं कहीं इसके बाद सब में व्यक्ति में तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली, सुनिश्चित करने वाली इस बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी कि कुल ना के हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले भाई हैं। और कहीं ना कहीं जब सब भाई हैं तो यार मेरा मानना है जब सब भाई हो तो कोई किसी का क्यों शोषण करता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर सब लोग भाई हो तो सब लोग इस देश के विकास में कहीं ना कहीं अपना संपूर्ण योगदान जो दे सकते हो करो। क्योंकि मैंने अभी कहा कि धर्म सब पीछे हैं और राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। क्योंकि मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तभी मैं सुरक्षित हूं, तभी मेरी संस्कृति सुरक्षित है, मेरा धर्म सुरक्षित है। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा यार। इसीलिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मैं तो इसी बात को कहना चाहता हूं। और कुल ना के अगर संविधान कुल ना के हमारा है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं यह संविधान हमारे राष्ट्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहा है, राष्ट्र को हमारे आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा कुल ना के संविधान का रोल है।
और अंततः कुल मिला के संविधान की कुल मिला के निश्चित रूप से स्रोत हो गया। संविधान की कुल मिला के मैंने कहा प्रकृति, भारत की प्रकृति कैसी है, उद्देश्य क्या है। लेकिन संविधान ने एक चीज और हमको बहुत सुंदर दिया कि संविधान कब लागू हुआ इसकी तिथि हमको इस प्रियम्बल से मिल रही है, सॉरी प्रस्तावना से मिल रही है। प्रस्तावना ने पहले कहा स्रोत, फिर उसके बाद कुल मिला के कहा कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, फिर संविधान का उद्देश्य क्या है। लेकिन चौथी बात भी कुल मिला के प्रस्तावना कह रही है कि संविधान लागू होने की तिथि क्या है, तो उसमें देखा गया है कि 26 नवंबर 1949। वैसे तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। कहीं प्रश्न आ जाए कि 26 जनवरी 1950 तब डेट क्या है सर, ये पूर्ण रूप से लागू है, पूरा संविधान लागू हो गया है। लेकिन 26 जनवरी 1949 को 16 अनुच्छेद ही लागू हो पाए थे। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। तो 26 जनवरी 1949 को कुछ संविधान का भाग जो है लागू हो रहा है और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को हो रहा है, जो क्योंकि आंशिक ही लागू हुआ लेकिन लागू हुआ, इसीलिए संविधान के लागू होने की तिथि भी हमको कहीं से मिलती है, तो कुल मिला के संविधान के इस प्रियम्बल से मिलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोगों ने 4 चीजें समझी कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है, अरे भारत की प्रकृति क्या है इस प्रियम्बल में, वो मैंने डिस्कस किया। संविधान का कुल मिला के उद्देश्य क्या है, प्रियम्बल कहना क्या चाहता है, तो कहीं ना कहीं सबको न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको समानता मिले, सबको बंधुत्व का अधिकार मिले, कहीं ना कहीं इस बात की करता है। और कहीं ना कहीं संविधान के लागू होने की तिथि भी इसी प्रियम्बल से कुल मिला के स्पष्ट होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल मिला के प्रश्न एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या संविधान में सुप्रीम कोर्ट को कुल मिला के क्या सुप्रीम कोर्ट को इस संविधान में कुल मिला के संशोधन का अधिकार है। अगर थोड़ा समय, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट बात करना चाहता हूं, 1960 में अगर हम जाते हैं तो बेरुवारी एक मामला है, मैं आगे से आपको बढ़ाऊंगा कि बेरुवारी मामला क्या है, ये अलग से हम करेंगे। बेरुवारी संघ का मामला, तो ये बेरुवारी मामला है क्या। बेरुवारी मामले में, इसको मैं बेरुवारी मामला अलग से पढ़ाऊंगा। बेरुवारी मामले में यह कहा गया है कि कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कुल मिला के प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसका मतलब यह है कि संसद संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। तो बेरुवारी मामले में 1960 की बात है, कुल मिला के कहीं ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन कुछ समय पश्चात अंततः कुल मिला के आपको एक बहुत बड़ा चर्चित कुल मिला के कहीं ना कहीं केस मिलने को सुनने को मिलता है। इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बेरुवारी मामले को पलटा। सबसे बड़ी बेंच थी अभी तक की कुल मिला के केशवानंद, 13 जज बैठे थे उसमें सीकरी साहब की अध्यक्षता में। और कुल मिला के इस केशवानंद मामले में पहली बार आया है कि नहीं, प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। यानी इस प्रियम्बल को, प्रस्तावना को भी कहा गया है यह संविधान का भाग है। तो संविधान का भाग है तो इसी में कहा गया जिस प्रकार से संसद संविधान के अन्य भागों में संशोधन कर सकती है, उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, इसी केशवानंदवाद में एक मामला आया था, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूलभूत ढांचा, यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात भी केशवानंद में की गई है। केशवानंद ने कहा कि भाई साहब आप प्रस्तावना में संशोधन करिए, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद ने बोल दिया। लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से हिदायत केशवानंद मामले में दे दिया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसी में कुल मिला के 1994 का मामला है, एसआर बम्बई का मामला। और एसआर बम्बई के मामले में, एसआर बम्बई 1994 एसआर बम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि प्रियम्बल संविधान का आधारभूत ढांचा है। यानी कि प्रियम्बल को कुल मिला के संविधान के कुल मिला के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया गया। ये कुल मिला के 1994 के एसआर बम्बई मामले में है। लेकिन ये तो 1994 का है। केशवानंद मामले में जब कुल मिला के उसने कहा कि कुल मिला के संविधान, प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा जी उस समय थी। और इंदिरा जी जब उस समय थी तो कुल मिला के 42वां संविधान संशोधन आया 1976 और 42वें संविधान 1976 के द्वारा इस प्रियम्बल में संशोधन हुआ। और प्रियम्बल में पहली बार आपको मालूम होना चाहिए कि 3 चीजें इस लाई गई हैं, और 3 चीजें वो ये हैं
है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात ये मूल कुल मिला के कहने के प्रियम्बल में नहीं थी। ये तीनों चीजें जो है बाद में जोड़ी गई हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई है 1976 में। तो इस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा केशवानंद भारती बाद में आ चुका है। मैं यहां तक और थोड़ा सा बात कहना चाहता हूं कि संविधान का महत्व क्या है। संविधान का प्रियम्बल का बहुत बड़ा महत्व है यार, बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि संविधान के बड़े बड़े जैसे एन ए पालकीवाला जैसे लोग हुए, संविधान विशेषज्ञ, न्यायविद, उन्होंने तो यहां तक कहा कि यह प्रियम्बल कुछ और नहीं है, संविधान का परिचय पत्र है। यह संविधान का परिचय पत्र तक उन्होंने कहा। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से के एम मुंशी साहब क्या कहते हैं, जो कुल मिला के प्रारूप समिति के एक मेंबर भी थे, के एम मुंशी साहब, वो कहते हैं कि ये इन्होंने कहा, एन ए पालकीवाला ने क्या कहा कि ये परिचय पत्र है, और के एम मुंशी साहब कहते हैं कि नहीं, ये संविधान की जन्म कुंडली है, ये संविधान की कुंडली है। बात सही है, जैसे आप अपने कुंडली को देखने के बाद भविष्य पता करते हो, उसी प्रकार से प्रियम्बल की तरफ भी कुल मिला के देखा जाता है और देखने के पश्चात बहुत से निर्णय किए जाते हैं। इसी प्रकार से कुल मिला के एक और व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे, ठाकुरदास भार्गव। और ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा कि कुल मिला के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा। यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। महाराज, क्या गजब गजब के उदाहरण इस प्रियम्बल, आप समझ सकते हो कि प्रियम्बल का कितना बड़ा महत्व है। एन ए पालकीवाला कहते हैं कि संविधान का परिचय पत्र है, यह आईडी है। प्रारूप समिति के मेंबर के एम मुंशी कहते हैं तो कुल मिला के कुंडली है साहब संविधान की। और कुल मिला के ठाकुरदास भार्गव साहब तो बड़ी सुंदर बात कह गए कि यह संविधान की आत्मा है। संविधान एक तरफ और आत्मा एक तरफ। और भाई साहब, आप लाख गलत करेंगे लेकिन आत्मा कभी गलत काम करने की गवाही नहीं देती है। यही तो मेरे प्रियम्बल की खूबसूरती है कि संविधान में कुछ भी गड़बड़ करते हो आत्मा रोने लगती है। प्रियम्बल हमारा दुखी हो जाता है क्योंकि प्रियम्बल का भाव है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर यह प्रियम्बल बना है। बारे मेरे संविधान विशेषज्ञों, बारे मेरे संविधान निर्माताओं, क्या गजब की चीज तुम हमको देकर गए। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ठाकुरदास भार्गव साहब कहते हैं कि संविधान की आत्मा है, यह संविधान का आभूषण है, यह संविधान की कुंजी है। और सबसे बड़ा महत्व जो इस संविधान का है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी कोई विवाद होता है किसी भी अनुच्छेद को लेकर, संविधान के किसी भाग को लेकर, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसकी तरफ देखता है? संविधान की प्रस्तावना की तरफ देखता है। जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देते हैं और कहीं मामला फंसा हुआ है, तो कुल मिला के उनको कहीं ना कहीं प्रियम्बल की तरफ देखना पड़ता है और प्रियम्बल के आधार पर फिर वो अपना निर्णय देते हैं कि प्रियम्बल का भाव क्या है। ये मेरे संविधान का सबसे बड़ा महत्व है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आज मैंने प्रस्तावना लेकर आया, आप लोगों तक कुल मिला के बहुत सी चीजें पहुंचाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं संविधान निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत चीज है। मैं इसी प्रकार से आगे आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, जिससे उन गरीब बच्चों को, उन कमजोर बच्चों तक कुल मिला के कहीं ना कहीं वीडियो पहुंच सके, जो किसी कारण से गाँव में नहीं, शहरों में नहीं आ पा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहीं ना कहीं आप लोगों से कहता हूं कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, अभी तो मेरा असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जुनून और नशे में रहो और खूब पढ़ते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सबको नमस्कार।